वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग स्टूडियोज़ में हैं और कुछ लोग प्रोग्राम कंट्रोल रूम में हैं, और आपके लिए हमने एक ताज़ा शो जो है तैयार किया है। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन आगाज़ करते हैं भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो इस वक्त ओडीआई जारी है, जिसका कोई भी असर अब एशिया कप के फाइनल पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है और श्रीलंका की टीम ने कल अपना बर्थ बुक कर लिया फाइनल में। 80 रन, 4 खिलाड़ी आउट। यह है लाइव स्कोर बांग्लादेश का। भारत ने आज टॉस जीता और बांग्लादेश को जो है खेलने की दावत दी। विराट कोहली को इस मैच के लिए भारत ने रेस्ट दिया, और चूंकि टीम फाइनल में पहुंच चुकी है तो कुछ चेंजेस किए। मोहम्मद शमी को मौका मिला, प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला, तिलक वर्मा को मौका दिया गया, और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव को भी जो है आज बैटिंग करने का मौका मिल सकता है। तो अच्छा है, वर्ल्ड कप से पहले ये एक मैच मिला था जहां पर कुछ जो है ट्रायल्स लिए जा सकते हैं, कुछ कोशिशें की जा सकती हैं, और इसके बाद फाइनल इतवार को है तो उसमें एक अलग कॉम्बिनेशन खेलेगा। और अब आज के प्रोग्राम की बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इनका ताल्लुक एक खास मार्शल आर्ट से है। कौन है मेहमान और किस मार्शल आर्ट पर प्रोग्राम में बात होगी, इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मौकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2030 के एक और मुकाबले में एसटीएफसी और जेके मैक 11 के दरमियान 3-3 के स्कोर से मुकाबला रहा बराबर, और आज इस वक्त इकबाल स्पोर्ट्स एफसी और आर्को एफसी के दरमियान मुकाबला है जारी। कुंजर टंगमर्ग में जारी मुश्ताक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के एक अहम मुकाबले में दीबुक लायंस की टीम ने खारपुरा 11 को 5 विकेटों से हराकर आगे के लिए रसाई की हासिल। मोहम्मद यासीर मलिक को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मिला मर्द मैदान का खिताब। अनंतनाग में जारी टाइटन्स गोल्ड फुटबॉल कप 2030 के एक यकतरफा मुकाबले में मंजूर एफसी ने पांपुर एफसी को 1-0 से हराया, जबकि आज शाम के मैच में यूनाइटेड एफसी और शुपियान एफसी के दरमियान होगा मुकाबला। श्रीनगर में मुनक्कदा खेलो इंडिया स्टेट वुशु खवातीन चैंपियनशिप में वुशु सेंटर शुपियान ने कोच रमीज अहमद की क़यादत में कुल मिलाकर 12 मेडल्स पर किया कब्जा, जिसमें 8 ब्रोंज, 3 सिल्वर और 1 गोल्ड का मेडल है शामिल। बिजबिहाड़ा में जारी बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में डोडो रेंजर्स की टीम ने अल सफीर क्रिकेट क्लब को हरा के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई, और अब इतवार को बिजबिहाड़ा स्पोर्ट्स क्लब और डोडो रेंजर्स के दरमियान होगा फाइनल मुकाबला। अंडर 16 सेफ चैंपियनशिप 2030 में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले जम्मू कश्मीर के फुटबॉल कोचेस और खिलाड़ियों ने की जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात। फुटबॉल कोचेस और खिलाड़ियों के अलावा सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल भी इस मौके पर थे मौजूद। श्रीनगर के ईदगाह मैदान पर जारी ए डिवीजन फुटबॉल लीग मुकाबलों में इस वक्त जहलम बी और तौहीद फुटबॉल क्लब आंचार के दरमियान मुकाबला है जारी, और दूसरी जानिब पोलो ग्राउंड पर जारी सुपर डिवीजन मुकाबलों में इस वक्त कमरवारी एफसी और कश्मीर एरोज की टीम है आमने सामने। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम किश्तवाड़ में हुआ तीसरा शहीद अमान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2030 खुश असलूबी के साथ मुकम्मल। फाइनल में मिंटो ब्रदर्स की टीम ने ज़ाफ़रान पुछल को हरा के खिताब किया अपने नाम। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से पुलवामा में हुआ डिवीजन लेवल अंडर 17 हॉकी टूर्नामेंट अख्ताम पजीर। फाइनल में डिस्ट्रिक्ट बडगाम ने पुलवामा को हरा के मुकाबला जीत लिया। इस टूर्नामेंट में वादी बर से तमाम टीमों ने की थी शमूलियत। पलहलन पट्टन में जारी किंग्स फुटबॉल टूर्नामेंट 2030 रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में नौपुर एकेडमी ने हैदरिया तुलमुल एफसी को हरा के टाइटल किया अपने नाम। संतोष ट्रॉफी 2030-24 के सिलसिले में जम्मू और श्रीनगर में आज से शुरू हो गई 3 रोजा ट्रायल्स। टीआरसी एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम और मिनी स्टेडियम परेड इब्तदाई मरहले के बाद 19 और 20 सितंबर को खिलाड़ियों की फाइनल सिलेक्शन होगी। जम्मू कश्मीर की मार्शल आर्ट खिलाड़ी आफरीन हैदर ने गुवाहाटी में मुनक्कदा नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। आफरीन ने उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए नेशनल कंपटीशन में तीसरा मुकाम किया है हासिल।
नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, आप खेल और खिलाड़ी देख रहे हैं लाइव इस वक्त डीडी कोशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर डीडी कोशिश चैनल पर जाकर वहां पर प्ले लिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के सारे एपिसोड्स पा सकते हैं, और ये एपिसोड भी आपको मिलेगा जब ये प्रोग्राम नशर होगा, उसके बाद वहां पर अवेलेबल होगा। जब भी आप फ्री हैं आप सारे एपिसोड्स एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं कुछ खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। एशिया कप के फाइनल में भारत और श्रीलंका होंगे आमने सामने। आज भारत बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा है मैच। बांग्लादेश का स्कोर 22 ओवर्स में 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। श्रीलंका की टीम जो है पहुंच गई फाइनल मैच में। सुपर 4 का अपना आखिरी और अहम मैच हारकर हुई पाकिस्तान की टीम बाहर। होम क्राउड के सामने मेजबान श्रीलंका ने होम ग्राउंड पर जीता एक दिलचस्प मैच। कुशाल मेंडिस प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अब नहीं होगा भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच जो कि चाहते थे फैंस। भारत का 16 रुकनी शूटर्स का दस्ता रियो डी जेनेरो ब्राजील में ISSF वर्ल्ड कप में है नबरत आजमा। भारतीय खेल शायकीन कर रहे हैं निशानेबाजों से कई मेडल्स की उम्मीद। ओलंपियन सौरव चौधरी कर रहे हैं स्पेयर हेड भारतीय दस्ते को। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट शटलर PV सिंधु एशियन गेम्स के लिए कर रही है इंफरादी तौर ट्रेनिंग। सिंधु ने नेशनल कैंप के बदले अपने मलेशियन कोच हफीज हाशिम के साथ कर रही है तैयारी। उधर हांगकांग ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल्स में भारत की डबल्स प्लेयर्स हो गई बाहर। AIFF ने एशियन गेम्स के लिए 17 रुकनी टीम का किया ऐलान। ISL क्लब्स की तरफ से खिलाड़ियों को रिलीज न किए जाने से कई बड़े खिलाड़ी स्क्वाड में नहीं किए जा सकते शामिल। भारत एशियाड में 19 सितंबर को चीन, 21 सितंबर को बांग्लादेश और 24 सितंबर को म्यांमार के खिलाफ खेलेगा मैचेस। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अपनी ODI रिटर्न के बाद किया एक शानदार रिकॉर्ड कायम। बनाए ODIs में इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट स्कोर 182 रन बनाए न्यूजीलैंड के खिलाफ और जितवाया अपनी टीम को। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के माबेन इस वक्त जारी है चौथा वनडे मैच। ऑस्ट्रेलिया है सीरीज में 2-1 से आगे। तीसरे ODI में साउथ अफ्रीका ने एडन मार्करम की सेंचुरी की बदौलत जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने पहला और दूसरा वनडे मैच जीता था। 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में ब्राजील ने पेरू के खिलाफ 1-0 से कामयाबी की हासिल। मैच के 90वें मिनट में वाहिद गोल मार्किनोस ने दागा। अर्जेंटीना ने अपने दूसरे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बोलीविया को लापाज में 3-0 से हराया। अगले मैच में पैराग्वे के खिलाफ खेलेगी अर्जेंटीना। US ओपन 2023 में जोकर का फिर दिखा जादू। रिकॉर्ड 24वें ग्रैंड स्लैम टाइटल के लिए US ओपन सिंगल्स फाइनल में जोकर ने हराया मेडवेडेव को। खवातीन का सिंगल्स टाइटल हासिल किया अमेरिका की 19 साला कोको गॉफ ने, हराया साबलेंका को। और भारत में मुनक्किद होने वाले ICC ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप में शुरू होने में रह गए अब सिर्फ 19 दिन। नीदरलैंड्स के बगैर बकिया सभी टीमों ने जो है तैयारी जारी रखी है। भारत एशिया कप में खेल रहा है, वहां पर बांग्लादेश के साथ मैच हो रहा है। श्रीलंका की टीम भी वहीं है। पाकिस्तान कल बाहर हो गई। उधर से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज खेल रहे हैं। सिर्फ एक ही टीम बच गई, नीदरलैंड्स, जिसने हाल ही में कोई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। अफगानिस्तान भी एशिया कप में खेल रही थी। तो टीमों की तैयारी जारी थी और वर्ल्ड कप से पहले कुछ प्रैक्टिस मैचेस भी होंगे भारत में जब ये टीमें पहुंचेंगी वर्ल्ड कप के लिए। तो नाजरीन, ये था नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स का सिनेरियो। और आज के प्रोग्राम का जो खास सेगमेंट है वो है एक मेहमान से मुलाकात। मेहमान का ताल्लुक एक खास मार्शल आर्ट से है जिसने जन्म लिया है कश्मीर में। मार्शल आर्ट्स दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से जो है आगे आते हैं और वहाँ पर पहले खेले जाते हैं, फिर मशहूर होते हैं। तो कौन सा है ये मार्शल आर्ट और कौन है आज के मेहमान, ये आपको अभी पता चलेगा। मेरे साथ हैं मार्शल आर्ट प्लेयर राजा यूनुस। यूनुस, आपका खैर मकदम है खेल और खिलाड़ी में। बिल्कुल, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया सर। आप शुपैया से यहाँ आए प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, बड़ी खुशी है। तो शुपैया में कब आपने ये स्टार्ट किया मार्शल आर्ट, और उस टाइम पे क्या हाल था, और इन सालों के दौरान अब जब हम नज़र डालते हैं इस वक्त कैसा है ये मार्शल आर्ट वहाँ पर, और अपना जो आपका
جو پڑاؤ رہے مختلف اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو انٹروڈکشن میں کچھ بول دیجیے. بالکل ایز وی نو کہ ہمارا جو مارشل آرٹ ہے اس کے مارشل آرٹ یہ ایک ٹریڈیشنل مارشل آرٹ ہے, کشمیر کا مارشل آرٹ ہے. مجھے اپنے کشمیر سے محبت ہے, کشمیر سے پیار ہے, تبھی میں نے اسی مارشل آرٹ کو چنا ہے. تو جب ان 2013 میں نے اس مارشل آرٹ کو جوائن کیا ہے تو وہاں سے لے کے ہمارا جو ماسٹر ہے مسٹر طاہر سر, تو وہ میرے کوچ بھی رہے ہیں. میں نے ان سے سیکھا ہے یہ مارشل آرٹ, اور ہم شوپیان میں ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم اس مارشل آرٹ کو آگے لے جائیں. اور ہم آگے چل رہے ہیں, اس میں آل ایج گروپس کھیلتے ہیں ہم, انڈر 14, انڈر 17, انڈر 19. تو لڑکے اور لڑکیاں بہت لڑکے بھی کھیلتے ہیں, لڑکیاں بھی کھیلتی ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے ہمارے جموں کشمیر کے لیے. ہمارے جموں کشمیر میں جتنے بھی سپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو ان میں سے زیادہ تر جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ سکے مارشل آرٹ کے ہی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. جی بالکل, جو بھی مارشل آرٹس یہاں ہوتے ہیں ان میں زیادہ سکوائی میں آتے ہیں. بالکل. تو جہاں تک سکوائی کی بات ہے, آپ نے کس ایج میں سٹارٹ کیا؟ آپ کی ایج تب کیا تھی اور کن کو دیکھ کے آپ نے شروع کیا؟ کیونکہ کوئی ہوتا ہے نا وہ ایک سٹیمولس ہوتا ہے, بالکل, جس کو دیکھ کے شروع ہوتا ہے انسپریشن. بالکل ایٹ دا ایج آف 13 جب میں کلاس 7th میں پڑھتا تھا تو میں نے اپنے گھر کے باہر, ہمارا بوائز ہائر سیکنڈری میں بوائز ہائر سیکنڈری کے پاس رہتا ہوں, تو وہاں پہ میں آوازیں سنتا تھا, کرائی سنتا تھا, کرائی. جو ہمارے ماسٹر جو طاہر سر, پھر میں ان سے ملا تو وہ وہاں پہ پنچنگ سکھاتے تھے, اٹیکنگ سکھاتے تھے, بلاکنگ, وہ فری ہینڈز تھے. آپ پہلے دور سے دیکھتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل, میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا چلا رہے لوگ, تو مجھے وہ بات سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر جیسے میں کلوز ہو گیا تو مجھے اس میں انٹرسٹ بڑھنے لگا, اور جیسے میں نے انفارمیشن حاصل کی اپنا کشمیر کا مارشل آرٹ ہے, اور اوبیسلی اس کے فاؤنڈر جو میر نذیر سر ہے, اس کے فاؤنڈر, یہ پراؤڈ مومنٹ ہے جموں کشمیر کے لیے, ایک بہت اچھی گیم ہے. اور میں نے بھی اس میں ایڈمیشن لیا, اور میں بھی 4 دہائیاں پہلے نذیر صاحب نے یہ انٹروڈیوس کیا ہے کشمیر میں. بالکل. تو میں نے بھی اس میں ایڈمیشن لیا, تو میں نے بھی اس میں ڈسٹرکٹ کھیلا, انٹر اسٹیٹ کھیلا, نیشنلز کے مارشل آرٹ ایونٹس جو نیشنلز میں نے کھیلے. اس سفر پر بھی ہم آئیں گے. جب آپ نے سٹارٹ میں کلاس 7th کا بچہ جو ہے وہ اتنا سینئر بھی نہیں ہے, تو جب آپ نے یہ آوازیں سنی اور آپ نزدیک گئے اور آپ نے ان کو یہ اٹیک اور ڈیفنس کے سٹیپس کرتے ہوئے دیکھے, پھر آپ نے اپنے ٹیچر کا بھی نام لیا, کوچ کا نام لیا, طاہر صاحب کا. بالکل. تو کتنے دن آپ کو لگے جب آپ کو سمجھ آنے لگا کہ آپ کو ABCD جو ہے اب اس مارشل آرٹ کا سمجھ آ رہا ہے؟ بالکل, پہلے میں اویئر نہیں تھا اس سے. تو اس سے پہلے جو ہمارے پھر کمپٹیشنز ہوئے ڈسٹرکٹ یوسرس اینڈ سپورٹس کی طرف سے, تو ہمارے اسکول میں کلاس 7th میں پڑھتا تھا, اس اسکول میں ہمارے شوپیان کے جو کوچ سے ابھی سینئر کوچز مسٹر سہیل حمید تیلی, وہ اسکولز میں آتے رہے. تو ایونٹ, جو پہلا ایونٹ میں نے کھیلا 2013 میں, تو ایونٹ کھیلنے سے پہلے 10-15 دن پہلے میں نے پریکٹس لی, ککس کیسے مارتے, پنچ کیسے مارتے ہو. تو 10-15 دن پہلے میں نے پریکٹس لی مسٹر سہیل حمید تیلی سے, جو کہ آج ماسٹر ڈگری ہے. اچھا, یہ جو ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو آپ نے پھر جب اپنا سفر آگے بڑھایا تو آپ کو کئی کمپٹیشنز میں کھیلنے کا موقع ملا اور آپ کو انعامات بھی ملے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی اور الگ الگ کھلاڑیوں سے آپ کو ملنے کا موقع ملا, الگ الگ کوچز سے آپ کو ملنے کا موقع ملا. بالکل, میں نے جو اپنی جرنی سٹارٹ کی تھی وہ میں نے جب جو بڑے میرے ایونٹس سے اپنے لائف کے, وہ انٹرنیشنل ایونٹ سے, جو انٹرنیشنل ایونٹ میں نے 2016 میں اس کے مارشل آرٹ کا انٹرنیشنل ایونٹ کھیلا بھوٹان میں, اور 2017 میں میں نے نیپال میں ایونٹ کھیلا تھا, وہاں پہ میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اور اینڈ ٹرائی نیشن سکے چیمپئن شپ 2016 کی جو میں نے کھیلی تھی وہ بھوٹان میں. اور یہ جو گوا کا ہمارا ایونٹ ہوا تھا, فیڈریشن کا ایونٹ ہوا تھا, ریکاگنائزڈ بائی اسپورٹس کاؤنسل. اینڈ اس کے بعد پھر میں نے ڈپلوما بھی نیشنل ریفری کا کیا سکے فیڈریشن آف انڈیا کے تھرو سے, اور وہاں پہ میں نے اچھا اپنا کیا بیسٹ. اور یہ انٹرنیشنل ایونٹس جو میں نے کھیلے وہاں پہ ہم نے, نیپال کا ایونٹ ہے, بالکل, ہم نے وہاں پہ بھی اپنے انڈیا کو ریپرزینٹ کیا, انڈیا کو فرسٹ. کتنی کنٹریز تھی نیپال میں؟ نیپال میں ہماری اس ٹائم 4 کنٹریز کا پارٹیسپیشن ہو رہا تھا. اینڈ ہمارے جو کیمپس ہوتے ہیں, ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں, 9th انٹرنیشنل ماسٹر کپ ہوا تھا 2018 میں ہمارے ساتھ. تو اس کے بعد نیشنل ہائی آلٹیٹیوڈ کیمپ پہلگام میں ہوتا ہے 2022-2024 میں بھی. تو اسکول گیمز فیڈریشن آف انڈیا میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے 4 ٹائمز, تو وہاں پہ بھی میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. بلیک بیلٹ میں اسکے فیڈریشن آف انڈیا کا ایک بلیک بیلٹ ممبر بھی ہوں ابھی اس ٹائم میں. اسکے فیڈریشن آف انڈیا, جو اسکول گیمز فیڈریشن آف انڈیا, ہمارے ڈسٹرکٹ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو آگے کھیلنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے
करियर को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल हमारे मेरे आपका ये जो एकेडमी है जहां पर आप बाकी बच्चों के साथ जो है वहां पर ये स्क्वाई के मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं, इस बारे में बोलिए कुछ। बिल्कुल मेरी मार्शल आर्ट्स एकेडमी बहुत सारी चलती है डिस्ट्रिक्ट शोपियान में। तो मार्शल आर्ट का मतलब है कि एक प्लेयर में डिसिप्लिन होना चाहिए, एक प्लेयर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मेंटली प्लेयर को मैं फिट करने की कोशिश करता हूं, फिजिकली प्लेयर को मैं फिट करने की कोशिश करता हूं। ये जो स्टेप्स किए जा रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज हो रही है, कुछ अटैक के कुछ स्टेप्स होते हैं, उस बारे में। बिल्कुल, ये काताज हम करते हैं, इसको हम ब्लड ऑफ मार्शल आर्ट्स कहते हैं। और हमारे हाथ में आप देख सकते हैं, हमारे हाथ में स्टिक है, इसको हम तुर्रा कहते हैं। बिल्कुल, और छोटे छोटे बच्चे जो आग के साथ खेलते हैं, अपने फायर ब्रेकिंग करते हैं हेड पे, तो हम बच्चों के अंदर ये जज्बा लाना चाहते हैं, क्योंकि वो आगे जाके बहुत स्ट्रांग बने, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे, अपने असातिज़ा का नाम रोशन करे। यहाँ पर ये काइंड ऑफ ट्रेनिंग दी जा रही है, अटैक, डिफेंस और बिल्कुल बहुत सारे टिप्स दिए जाते हैं। किकिंग की जा रही है, पंचिंग की जा रही है, ब्लॉक्स किए जा रहे हैं। बिल्कुल सर। इन खिलाड़ियों को इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक डेयर डेविल चीज की जा रही है। आमतौर पर ये कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते, इसके लिए एक्सपर्टाइज चाहिए, चाहे बाइक का एक्सपर्ट है। बिल्कुल सर, बाइक के लिए एक्सपर्ट चाहिए। फायर ब्रेकिंग, स्टिक फायर ब्रेकिंग है, इसके लिए सर हमें बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और कोई आम खिलाड़ी ये अटेम्प्ट भी नहीं कर सकता। आम खिलाड़ी बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल भी आसान। इसके लिए पूरे 2-3 महीने ट्रेनिंग के लिए लगते हैं। अच्छा, यहाँ बारिश भी हो रही है, ठंडा मौसम भी होगा, तब भी जो है आपका जोश, तब भी हमारा जो क्लास से चलते, चाहे विंटर्स हो, समर्स हो, बारिश हो, कुछ भी हो, क्योंकि हमें अपने जो मार्शल आर्ट है, हमारा ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है कश्मीर का, इसको प्रमोट करना है। अच्छा यूनिस, कितनी ड्यूरेशन, अच्छा पहले हम इस फाइट हमारा जो फाइटिंग सेशन रहता है इसके मार्शल आर्ट में, वो 3 मिनट्स to 5 मिनट्स का रहता है। इसमें हमें अलग अलग एज ग्रुप्स आते हैं, अंडर 17, अंडर 14। ये जो अभी अटैक मार रहे तुर्रा एंड बरगुल्ला, जो इनके हाथ में, तुर्रा एंड बरगुल्ला इसके हाथ में, तो अटैक मार रहे। और इसमें पॉइंट्स के हिसाब से जो रेफरी होता है, इसमें जज आगे बैठे हुए होते हैं, टाइम स्कोरर होता है, एंड टाइमर होता है, टाइम कीपर होता है, एंड स्कोरर होता है। एंड अरीना में भी 2 जज होते हैं जो देख रहे होते हैं फाइट को, कौन बेस्ट दे रहा है। तुर्रा से अटैक किया जाता है, बरगुल्ला से डिफेंस किया जाता है। बिल्कुल, तुर्रा से अटैक किया जाता है, और बरगुल्ला जो है वो जो लेफ्ट हैंड में, वो डिफेंस के लिए होता है। एंड हमें शिन गार्ड्स में भी, इसमें सभी गार्ड्स लगे हुए होते हैं। शिन गार्ड्स, हेड गार्ड भी लगा हुआ है, चेस्ट गार्ड भी लगा हुआ है। एंड ये बिल्कुल इजी, वहां पे जो हमारी फाइट्स होती है, बिल्कुल ट्रेनर जो प्लेयर्स होते हैं, उनसे ये ट्रेनर प्लेयर्स फाइट खेलते हैं हमारे नेशनल इवेंट्स के लिए, फिर उन्हीं की सिलेक्शन होती है, इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए उन्हीं की सिलेक्शन होती है। पहले यहाँ पे अपनी स्टेट लेवल पे हम प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, तो फिर आगे जाके वो अपना जो स्टेट होता है, अपनी कंट्री होती है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जी यूनुस, यहाँ ये बताइए कि कितने ड्यूरेशन की टोटली फाइट होती है, और क्या ये एक्सटेंड भी होती है, और पॉइंट्स किसके मिलते हैं? बिल्कुल, ये एक्सटेंड भी हो सकती है। अगर प्लेयर्स के दौरान इक्वल स्कोर रहा तो फाइट को एक्सटेंड भी किया जाता है। अगर हम अंडर 14, अंडर 17 की बात करेंगे, तो वो छोटे ही होते हैं, तो उनकी जो ड्यूरेशन रहती है वो 3 मिनट्स की रहती है। और अंडर 19 एंड एबो 19 की हम बात करेंगे, तो उनका जो फाइट का ड्यूरेशन रहता है वो 5 मिनट्स रहता है, या 5 मिनट्स प्लस रहता है। कोई पेनल्टी होती है अगर खिलाड़ी इस एरिया से बाहर? बिल्कुल, अगर खिलाड़ी अरीना से बाहर अगर खिलाड़ी जाएगा, तो उसका माइनस पॉइंट होता है, 1 पॉइंट, हाफ पॉइंट उसका माइनस होता है। अच्छा, जो भी बड़ी चैंपियनशिप्स होती है, जैसे आपने नेशनल चैंपियनशिप्स भी खेली हैं, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स भी खेले हैं, गोल्ड मेडल तक कितनी फाइट्स कम से कम एक खिलाड़ी को जीतनी है ताकि वो गोल्ड मेडल पर जो है हाथ रख सके? अगर हम स्के मार्शल आर्ट की बात करेंगे, तो पूरे इंडिया में हमारा स्के मार्शल आर्ट फैला हुआ है 29 स्टेट्स में। तो 29 स्टेट्स से जब पार्टिसिपेट होती है, 24 स्टेट्स पार्टिसिपेट करती है, तो वहाँ वो फाइट्स खेलने के लिए, गोल्ड मेडल तक पहुँचने के लिए, तो 5 to 6 फाइट्स हमें खेलनी ही पड़ती है। जी अच्छा, दिन ब दिन जब यंगस्टर्स आते हैं, स्कूल्स में ये इवेंट्स होते हैं, कॉलेजेस में ये इवेंट्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जोश बढ़ता है। जब हम देखते हैं, देखिए अगर हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, कोई स्कूल टीम्स खेलती हैं, तो बाकी स्कूल बच्चे देखते हैं, जूनियर्स देखते हैं, उनमें भी जोश जागता है। तो मार्शल आर्ट्स में भी हमने यहाँ देखा, जब इवेंट्स होते हैं तो शायकीन होते हैं, फैंस होते हैं,
तो दिन ब दिन तो नंबर बढ़ रहा होगा अब इस मार्शल आर्ट का और ओवरऑल मार्शल आर्ट्स के जो उन खिलाड़ियों का जो ये इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे मार्शल आर्ट्स, जैसे कि हमें पता है कश्मीर में भी बहुत सारे मार्शल आर्ट्स चलते हैं, तो इसके मार्शल आर्ट भी एक एज ए ट्रेडिशनल, जब ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट थे, बहुत सारे हमारी अगर शोपियान की बात की जाए तो हर घर में एक एक बच्चा है जो इसके मार्शल आर्ट के साथ टच में है। ये सिनेरियो नहीं होता जब आपने शुरू किया 2014 या तब ये नहीं था, तब कोई आज तो माशाल्लाह लड़कियां भी इंटरनेशनल लेवल्स पे जाती है। हमारे सुहेल हमीद तेलिए जो इंटरनेशनल नेशनल कोच भी है और उन्हें इंटरनेशनल भी खेला है, तब जो वक्त था तब तो गर्ल्स भी नहीं खेलती थी। आज के टाइम पे तो गर्ल्स भी बहुत आगे आज बिल्कुल लड़कों के साथ चलती है, शाना बशाना लड़कों के साथ चलती है। जो फारूक अहमद ने पढ़ा लोकल स्पोर्ट्स का राउंड अप, आज भी ताइक्वांडो की एक न्यूज थी, आफरीन हैदर ने नेशनल लेवल पे तीसरी पोजीशन हासिल की है। उसके लिए टाइम पहले खेल और खिलाड़ी में हमने बुलाया सादिया तारिक को बुलाया, उन्होंने मॉस्को में मेडल जीता। उसके अलावा चिश्ती सिस्टर्स ने जॉर्जिया में और इंडोनेशिया में मेडल्स जीते। और जब जे&के में हम बात करेंगे मार्शल आर्ट्स में भी बड़े नाम हैं, जैसे अतुल पंगोत्रा साहब हैं या कुलदीप हंडू साहब हैं, फिर आपने मीर नजीर साहब का नाम लिया, नजीर साहब तो नाम है। और फिर स्क्वाय में अब आप जैसे खिलाड़ी माशाल्लाह जो नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल सीन चेंज हो रहा है, आप ये मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही। जैसे कि श्रीनगर में भी हमारे इरफान रंगरेज है, स्क्वाय के जो मास्टर डिग्री है, जहां जिनकी मतलब जो हमें ट्रेन करते आ रहे हैं, खिलाड़ी भी थे, अब जबरदस्त कोच खिलाड़ी भी थे और अब कोच बन रहे हमारे वसीम बेग सर है। फीमेल्स का नाम अगर मैं लूंगा तो शगुफ्ता अख्तर है हमारी यहाँ पे, शगुफ्ता महराज है हमारी यहाँ पे, और मीर सलमा है हमारी यहाँ पे फीमेल्स की कोच। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उन्हीं की बदौलत से गर्ल्स भी आज बहुत आगे जा रही है, न कि सिर्फ स्टेट, न कि नेशनल, वो इंटरनेशनल लेवल्स पे भी खेल रही है। हम अब उस पे आते हैं, कुछ एक दो चीजें इंपॉर्टेंट रह गई हैं, हम उस पर बात करेंगे। आप भूटान गए हैं, आप नेपाल गए हैं, मुझे पता है इसके कुछ इवेंट्स, ये जो इरफान का आपने नाम लिया, इरफान रंगरेज का या कुछ और खिलाड़ी हैं, इसके इवेंट्स हुए हैं श्रीलंका में भी। बिल्कुल। फिर कई बार स्क्वाय की ये जो सार्क में कुछ नेशंस खेलते हैं, तो वो गए, उन्होंने ये इवेंट कंडक्ट किया मलेशिया में। बिल्कुल। और अब प्लान हो रहा है मालदीव्स में भी किया जाए, बीच में पाकिस्तान को भी नेपाल इनवाइट किया गया। और जब आपने कोविड में ऑनलाइन इसके इवेंट्स किए तो पाकिस्तान से भी पार्टिसिपेशन हुई। तो इसका मतलब है जो कश्मीर का ये मार्शल आर्ट है, इसने बॉर्डर्स क्रॉस करके अब अपने पर फैलाना शुरू किया। बिल्कुल सही, इस पर आप बात कीजिए। बिल्कुल सही बात है। कोविड-19 की बात अगर हम करेंगे तो उस टाइम तो सब कुछ सभी अपने अपने घरों में ही बैठे थे, तो उस टाइम हम जो हमारा मार्शल आर्ट है तब भी नहीं रुका। उस टाइम ऑनलाइन आर्टिस्टिक चैंपियनशिप्स हुई, उसमें भी पहले ऐसी स्टेट से हुआ, उसके बाद जो स्टेट में जो स्के में निकला तो वो नेशनल पे आ पहुंचा, नेशनल लेवल पे जो स्के का ऑनलाइन आर्टिस्टिक चैंपियनशिप था, तो उसके बाद फिर इंटरनेशनल। तो उस टाइम जो 13+ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन आर्टिस्टिक चैंपियन, उस टाइम 13+ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया उस इवेंट में। तो अल्लाह के फजल से और असतिज़ा की दुआओं से और पेरेंट्स की दुआओं से उस टाइम मैंने फर्स्ट पोजीशन वहां पे हासिल की, एंड सेकंड पोजीशन पाकिस्तान को मिली थी, एंड थर्ड पोजीशन बांग्लादेश को आई थी। कोविड के दौरान हुआ था, बिल्कुल ऑनलाइन हुआ था। बिल्कुल। देखिए कोविड ने हमें क्या क्या करवाया और खेलों में कहां तक पहुंचाया। बिल्कुल सर। अब हम आते हैं उस चीज पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो होता है खिलाड़ी को सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सर। शुपिया में इस वक्त कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपको कितनी बार श्रीनगर आना पड़ता है? जाहिर है श्रीनगर में कुछ फैसिलिटीज ऑलरेडी हैं और कुछ इंक्रीज हुई हैं, जैसे पोलो ग्राउंड में भी एक अच्छा इंडोर स्टेडियम खोला गया, पहले नहीं था। वहां पर भी स्क्वाय के बाकी मार्शल आर्ट्स के इवेंट्स होते हैं। तो थोड़ा शुपिया का सीन बोलिए और फिर ये श्रीनगर के साथ हमें बोलिए कि आप कैसे उसको यूज इंफ्रास्ट्रक्चर की। सर अगर हम बात करेंगे तो इवन की शोपियान ने अभी नियर अबाउट 50+ इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए होंगे स्के मार्शल आर्ट को, या अदर सपोर्ट्स हो, क्रिकेट, फुटबॉल हो, तो नेशनल्स खेले वहां पे बच्चों ने। इवन के रिकॉग्नाइज इवेंट्स खेलते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं, कल को उनको स्टडीज में, जॉब्स में हेल्प होता है। बिल्कुल। स्क्वाय भी उनमें से, बिल्कुल स्के भी उनमें से एक गेम है। तो इंडोर स्टेडियम इवन के अभी भी डिस्ट्रिक्ट शोपियान में इंडोर स्टेडियम नहीं है, ताकि जहां उसकी कमी है, जहां पे बच्चे उसके बावजूद, उसकी कमी के बावजूद भी बच्चे बहुत अच्छा, बहुत अपना बेस्ट दे रहे हैं। सर्दियों में भी क्लास करते हैं, ग्राउंड्स में, स्कूल के मैदानों में, नजदीकी मैदानों में, जो जैसा मौसम है बिल्कुल आउटडोर क्लास करते हैं, सर्दियों में भी, गर्मियों में भी।
تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے ڈسٹرکٹ وہ شوپیان کہتے ہیں نا نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. جب آپ کے پاس انڈور اسٹیڈیمز نہیں ہے, زیادہ فیسلٹی نہیں ہے, تو آپ میدان اسکول کے گراؤنڈ یوز کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو سری نگر کیسے آپ آتے ہیں, یہاں ایونٹس ہوتے ہیں, کہیں پرابلم تو نہیں ہوتی ہے یہاں کے کھلاڑیوں سے کمپیٹ؟ بالکل سر, دیکھا جائے تو سری نگر تو سینٹر ہی ہے, تو ہمیں جو بھی ایونٹ ہوتا ہے ہمارے اسٹیٹ لیول کا تو ہمیں آنا پڑتا ہے 50-60 کلومیٹر سے دور ہمیں آنا پڑتا ہے سری نگر میں یا باقی جو ایریاز ہے, تو ہمیں پہنچنا پڑتا ہے سری نگر میں. تو اس کے باوجود اگر سپورٹس کونسل سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر باقی ساری ڈسٹرکٹس کے اوپر بھی دھیان دیا جائے گا, اگر ہمارے شوپیان میں بھی ایک انڈور اسٹیڈیم بنا دیا جائے گا تو یہاں سے بھی پلیئرز آئیں گے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. کوئی ایونٹ اسٹیٹ ایونٹ ہوگا تو وہ ہمارے ڈسٹرکٹ شوپیان میں بھی ہو سکتا ہے جب وہاں پہ انفراسٹرکچر ہوگا, جب وہاں پہ وہ فیسلٹیز ہوگی. یس سر. مارشل آرٹ انڈاؤٹڈلی اس میں کھلاڑی کو فٹ رہنا ہے. آپ نے کرائی کا ذکر کیا, منہ سے بھی آواز نکالنی ہے, بہت انرجی لگتی ہے. بالکل سر. تو مارشل آرٹ کا کھلاڑی کیا کرتا ہے فزیکل فٹنس کے لیے, مینٹل فٹنس کے لیے, اس کو کتنی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے پھر جا کے ایرینا میں جا کے فائٹ لڑتا ہے؟ بالکل سر. کرائی کا جو میں نے وہ ذکر کیا, وہ ہم جو جیسے ہم اپنی جو انرجی ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں بریتھ کو ایکسہیل کرنا ہوتا ہے تاکہ اس سے انسان یا پلیئر ہو وہ تھکے نہ. تو سر جو ہمیں ڈیلی روٹین میں ہماری ایکسرسائز ہماری شوپیان میں ایوننگ ٹائمز میں ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ بچوں کا اسٹڈیز بھی چلتا ہوتا ہے, تو ایوننگ میں ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں, اپنی جرنی سٹارٹ کرتے آ رہے ہیں. ایوننگ میں ہم 1 گھنٹے کا کلاس لیتے ہیں بچوں کا. 1 گھنٹہ ہوتا ہے ایک پلیئر کے لیے سفیشینٹ تاکہ وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکے اور گیم کے ساتھ ان ٹچ رہے, گیم کے ساتھ بھی ان ٹچ رہے اور فزیکلی مینٹلی ایموشنلی ہر ایک طرح سے فٹ رہے اور اپنا بیسٹ دے اپنی گیم میں. اچھا یونس, آپ اسکول کے مرحلے سے نکل کے اور اب آپ کا فائنل سیمسٹر چل رہا ہے گریجویشن کا, بالکل. اب آپ سینئر کی طرف جا رہے ہو, آگے اور بھی ایونٹس ہوں گے. بالکل. اچھا پہلے مبارکبادی کی بات یہ ہے کہ گوا میں جو نیشنلز ہو رہے ہیں آپ اس کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں. بالکل. 37 نیشنل گیمز جو گوا میں ہوں گے, نیشنل گیم, اس کے بارے میں بھی کچھ بولیے. میں پھر سے شکریہ کروں گا اپنے اساتذہ کا, مسٹر طاہر سر کا. انہی کی بدولت سے آج میں یہاں پہ پہنچا ہوں, اس مقام پہ پہنچا ہوں. تو میری جو سلیکشن ہوئی, ہمارا سری نگر میں ہمارے ٹرائلز تھے, تو اس سے جموں کشمیر کی ٹیم اب انشاءاللہ 30 پائی ہے. بالکل 30 اس میں آپ کا نام بھی ہے. بالکل 37 جو نیشنل گیمز ہے جو گوا میں ہونے والی ہے, اس میں سکوائے کو بھی انکلوڈ کیا بالکل اس میں سکوائے بھی انکلوڈ ہے. تو انشاءاللہ ہم ہماری ٹیم جاری جموں کشمیر سے, اور ہمیں امید ہے کہ ہم اپنا بیسٹ دیں گے. سبھی ہم جو بھی پلیئرز ہیں گولڈ میڈل لائیں گے جموں کشمیر کے لیے. چلیے یونس, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, شوپیاں سے بہت سفر کر کے یہاں آئے اور سکوائے پر بہت مزیدار باتیں ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے. آگے بھی ہم آگے کے کمپٹیشنز میں نیشنل گیمز کے بعد کبھی آپ کو دعوت دیں گے, پھر بات کریں گے. شکریہ. شکریہ. تھینک یو سر. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی جو ہے کھیل اور کھلاڑی کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اتوار 17 ستمبر سپر سنڈے ہونے والا ہے. بھارت کی ٹیم سری لنکا کے خلاف اس کے ہوم گراؤنڈ پر ہوم کراؤڈ کے سامنے ایشیا کپ کو جیتنے کی کوشش کرے گی. سری لنکا کی ٹیم نے لاسٹ ایئر T20 فارمیٹ میں ایشیا کپ جیتا تھا, پاکستان کو ہرایا تھا. دیکھتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے جو بھارت کی ٹیم سب سے آخری اور بڑا امپورٹنٹ میچ کھیل رہی ہے کس طرح کی پرفارمنس دے گی. کیا یہ پرفارمنس ویسی ہی ہوگی جیسے پاکستان کے خلاف ایک بڑے مارجن سے پاکستان کو ایک سب سے ریکارڈ جو ہے اس کے خلاف جیت درج کی؟ تو اس کا آپ کو بھی انتظار رہے گا, ہم کو بھی. آج کے کھیل اور کھلاڑی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.